टॉपिक है आज का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। लेकिन आज मैं बहुत ही फेमस केस लॉ को डिस्कस करूंगी, रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। इस केस लॉ को इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि जो आम लोगों के बीच में धारणा होती है कि बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, अगर उन्होंने आपका एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो भी इस जजमेंट को पढ़कर, इस केस लॉ को पढ़कर आपको यकीन आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बता दिया कि कानून किसी के लिए जो है वो अलग से प्रिविलेज नहीं देता है। वैसे वर्क प्लेस में जब महिलाएं काम करती हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। आए दिन आपको ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां महिलाएं ऑफिस गई, वहां महिलाओं को हैरेस किया गया, मोलेस्ट किया गया और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया जो कि बहुत ह्यूमिलिएटिंग रहा, इंटिमिडेटिंग रहा और एकदम अनवेलकम बिहेवियर रहा, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की जो लज्जा है वो भंग हुई, निजता है जो वो भंग हुई, जिसे लॉ की भाषा में हम आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी कहते हैं। रूपम देओल बजाज जो है वो एक आईएएस अधिकारी रहती हैं पंजाब कैडर की। केपीएस गिल जो है इस केस लॉ में वो डीजीपी रहते हैं पंजाब के ही। और ये लैंडमार्क केस आज इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आम जो धारणा है, जो आम लोगों के मन में है कि कानून जो है बड़े लोगों पर एक्शन नहीं लेता है, लेकिन इस केस लॉ में केपीएस गिल को दोषी माना गया। लेकिन फिर भी ये केस लॉ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ही ऐसा भी हो सकता है क्या। आपको बताई हूँ जो पार्टी इन्वॉल्व है इस केस में वो है रूपन देओल बजाज। और जो कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट टॉपिक को करता है, पढ़ता है, तो इस केस लॉ को ज़रूर पढ़ना होता है। रूपन देओल बजाज जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर रहती है पंजाब कैडर की, और केपीएस गिल जो कि डीजीपी रहते हैं पंजाब के। घटना जो है वो 18 जुलाई 1988 की है। एक प्राइवेट पार्टी होता है, डिनर पार्टी, जिसमें आईएएस रूपन देओल जो है वो पहुंचती हैं। इसके अलावा उसी पार्टी में केपीएस गिल जो कि डीजीपी हैं पंजाब के, वो वहां पर पहुंचते हैं। और पार्टी के दौरान ही रूपन देओल बजाज के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है। रूपन देओल बजाज इस घटना के बाद से काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, उनको बहुत इंसल्टेड फील होता है, लेकिन उनके ऊपर एक दबाव होता है क्योंकि वो भी आईएएस अधिकारी हैं। और आईएएस अधिकारी को आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स तो होते ही हैं। इसके अलावा जो अधिकारी भी हैं आसपास के, वो भी जो हैं नहीं चाहते हैं कि ऐसा मामला जो है बहुत ज़्यादा तूल पकड़े। इस घटना के बाद रूपन देओल बजाज जो है वो हार नहीं मानती हैं, वो केपीएस गिल के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन करती हैं। जाहिर सी बात है, कंप्लेन होती है। केपीएस गिल जो है वो दोषी भी पाए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट जो है वो बताता है कि आईपीसी सेक्शन 354 एबीसीडी और सेक्शन 509 जो है वो उन पे एप्लीकेबल होता है। केपीएस गिल ने ऐसा किया रहता है और इससे एक महिला जो है उनकी निजता भंग होती है, उनकी लज्जा भंग होती है। ये आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी है, ये महिला के साथ डिसेंट बिहेवियर नहीं है। अब
जैसे ही ये केस लॉ होता हैपन होता है तो उसके बाद एक सवाल उठता है कि जो हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है या कोई अधिकारी है, उनके अगेंस्ट बोलना और इतना ओपन अप होकर के उनको इस मामले में सामने लाना कि उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा पहले कभी नहीं होता है कि किसी बड़े अधिकारी को हैरासमेंट के मामले में इस तरीके से घसीटा जाता है और जिसमें ट्रायल कोर्ट जो है वो दोषी मानता है कि केपीएस गिल ने ऐसा किया है। इसके अलावा इस घटना से ये भी बात मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को एकदम एक्सेप्ट करती है कि कोई बड़े पद वाला इंसान भी इस तरीके का कुकृत्य कर सकता है जो रूपम देओल बजाज के केस में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पावर में है, कोई पद में है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। इस केस लॉ से ये तो मामला क्लियर हो जाता है कि कोर्ट साफ साफ कहती है कि भाई केपीएस गिल जो है वो दोषी हैं और अगर वो दोषी हैं तो फिर जो है उनको सजा भी होगी। एक बात है, अब जो है क्योंकि केस हो चुका था, जजमेंट जो है वो भी आता है जिसमें ट्रायल कोर्ट में बता चुकी हूँ आपको, उनको कन्विक्टेड किया जाता है। सेक्शन 354 और 509 दोनों ही जो है केसेस आईपीसी के दोनों ही सेक्शन जो हैं वो केपीएस गिल पे लगाए जाते हैं। एक वर्ड और जेस्चर के थ्रू किसी महिला की मॉडेस्टी जो है उसका आउटरीच करना और दूसरा जो है किसी प्रकार का सेक्सुअल फेवर मांगना जो कि 354 सेक्शन में मेंशन्ड है आईपीसी में। कोर्ट जो है उसके बाद सजा देती है, 3 महीने का कठोर सजा जो है वो केपीएस गिल को मिलता है। और कठोर सजा का मतलब ये होता है कि जिन किसी को भी ये जो कठोर सजा मिलती है उसमें उनसे फिजिकल लेबर भी करवाया जाता है। लेकिन कोर्ट जो है अपने ये जो 3 मंथ की सजा जो है उसको बदल करके उनको प्रोबेशन में रखती है। अब प्रोबेशन में रखना क्या होता है, तो लगभग 1 साल केपीएस गिल पर नज़रबंदी किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है, उनको अपनी नज़रों में रखते हैं अधिकारी और ये देखते हैं कि कहीं ऐसा कंडक्ट वो दोहरा रहे हैं कि नहीं, उनका कैरेक्टर कैसा रहता है, उनका एक्ट कैसा रहता है, उनका आचरण कैसा रहता है। इस केस में प्रोबेशन पीरियड में डाल दिया जाता है, केपीएस गिल को सज़ा नहीं होती है 1 ईयर का। फिर केपीएस गिल जो है फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, अपील करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है सेक्शन 354 और 509 जो एप्लीकेबल हुआ है, केपीएस गिल जो है वो दोषी है। फिर भी उनको सज़ा नहीं मिलती है, उनको जेल नहीं होता है, 1 साल के लिए उनको प्रोबेशन में रखा जाता है, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को देखा जाता है कि वो 1 साल में ऐसा तो नहीं है कि क्राइम को दोबारा कमिट कर रहा है, तो यही होता है प्रोबेशन पीरियड। इसलिए मैं इतनी छोटी छोटी बातें बता रही हूँ कि फ्यूचर में आप इस केस स्टडी को अगर पढ़ते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी ना आए। इस केस में 2 लाख रुपए जो है फाइन देते हैं केपीएस गिल, को देंगे रूपम देओल बजाज को। लेकिन रूपम देओल जो है बोले कि मुझे इस मैटर में कोई भी पैसा, कोई भी फाइन केपीएस गिल से नहीं चाहिए, तो उस पैसे को महिला के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस पैसे को खर्च कर दिया जाता है। इस केस के बाद रूपम देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल केस के बाद ये बातें आती हैं कि अब कहीं ना कहीं पॉस एक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट है। और आपको याद होगा मामला 1988 का है। पॉस से पहले हमारे पास विशाखा गाइडलाइन था, जहां सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेक्सुअल हैरासमेंट को प्रॉपर डिफाइन करती है, क्योंकि आईपीसी के जो भी दोनों सेक्शन है, 354 हो गया, 509 हो गया, उसमें ब्रॉड डेफिनेशन जो है नहीं लिखा हुआ रहता है सेक्सुअल हैरासमेंट का। उसमें जो बातें लिखी हुई हैं हैरासमेंट से रिलेटेड वो बहुत अनक्लियर रहती हैं। तो इसलिए विशाखा गाइडलाइन जो है फिर एम्प्लॉयर्स के लिए भी है और उसमें गवर्नमेंट को भी आदेश दिया जाता है। एम्प्लॉयर को यहाँ तक कहती है सुप्रीम कोर्ट कि अगर कोई महिला खुद से ऐसे मामलों में रिपोर्ट नहीं कर रही, एफआईआर जो है लॉन्च नहीं कर रही है, तो ये एम्प्लॉयर का फ़र्ज बनता है कि वो महिला के बिहाफ में जा कर के कंप्लेन लॉन्च करे।
ये लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आता है रूपम देओल बजाज का, जहाँ पर 3 महीने की जो कठोर सजा है उस सजा को बदल दिया जाता है, प्रोबेशन में रखा जाता है केपीएस गिल को। लेकिन ये केस जो है टर्निंग पॉइंट रहता है पूरे के पूरे जुडिशियरी सिस्टम में, जहाँ महिला के साथ जो कि आईएएस अधिकारी रहती है उनके साथ इस तरीके से मोलेस्टेशन होता है, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना होती है, वो भी एक डीजीपी के द्वारा। तो ये मिसाल के तौर पर ये केस जो है उसको देखा जाता है। वापस से हिंदी में भी इस केस का जो पूरा का पूरा डिटेल है वो मैं आपको स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। मैं बता चुकी हूँ कि एक डिनर पार्टी में पंजाब पुलिस के जो डीजीपी रहते हैं केपीएस गिल ने आईएएस अधिकारी के साथ गलत व्यवहार किया, इनडिसेंट वे में पेश आए एक पार्टी में। बाद में मैं आपको बताई हूँ कि निचली अदालत मतलब ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी के दोनों सेक्शन में उनको दोषी ठहराया, 3 महीने की सज़ा हुई, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने सज़ा को 1 साल के लिए प्रोबेशन में परिवीक्षा उसको बोलते हैं बदल दिया, मतलब जेल नहीं केपीएस गिल को जाना पड़ा। उनका आचरण सही रहे उसकी शर्त पर छोड़ दिया गया। वो जो एक्ट करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वापस से वो उसी क्राइम को कमिट कर रहे हैं या उस तरीके की नेचर का कोई और कंडक्ट कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा जो है उसको बरकरार रखा, अपील भी किया था केपीएस गिल ने, लेकिन कहा कि जेल जाने के बजाय इनको प्रोबेशन में रहना जो है वही काफ़ी है। अब इस केस का महत्व मैं बता चुकी हूँ क्योंकि यह मामला जो है यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के लिए बहुत बड़ी कानूनी जीत मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि जिस आदमी के अगेंस्ट रूपम देओल ने एक्शन लिया, जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, वो खुद डीजीपी रहे और एक आम महिला के साथ ये घटना नहीं घटी थी। एक आईएएस अधिकारी है रूपम देओल बजाज, उनके साथ किसी अपर लेवल के पोस्ट पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने ऐसी घटना को अंजाम दिया और फिर उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, जो कि ट्रायल कोर्ट उनको दोषी भी मानती है। इसके बाद ये चर्चा होने लगी, जितनी भी आम महिलाएं हैं उनको भी हिम्मत मिलने लगी कि भाई जब किसी इतनी फेमस, इतनी ऐसी महिला के साथ जो कि प्रोफेशनल लेवल पे भी इतनी अप फ्रंट होकर के इस तरीके से काम कर रही है, अगर उसके साथ ऐसा हुआ और उसने अपने ही बड़े अधिकारी के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई है, तो हम लोगों के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें चुप नहीं रहना है। और फिर मांग उठने लगी कि सेक्सुअल हैरासमेंट पर कोई कानून बनाया जाए। ये पूरा का पूरा केस लॉ जो है आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ। छोटा सा केस लॉ है, थोड़ा सा डिटेल में अगर और पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली इतना जो है आपको समझने की ज़रूरत रही। कुछ और भी केस लॉ है, लेकिन सेक्सुअल हैरासमेंट के प्रीवियस की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। एक फेमस केस लॉ रहा है प्रिया रमानी जो जर्नलिस्ट रही हैं, और एमजे अकबर का वो भी केस लॉ जो है मैं करवा चुकी हूँ।